सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द स्टूडेंट वाला चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर्स, और जिसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर रहेगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जो ये चैप्टर है, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये जो चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन आपके नीट में पूछ ले जाते हैं, जो कि ये समझ लीजिए कि आता ही आता है एक दो क्वेश्चन तो इस नीट में आपके इस चैप्टर से। और ये चैप्टर इतना हार्ड नहीं है, समझने के लिए बहुत इजी चैप्टर है। अगर वन बाय वन अगर आप एक एक प्लेलिस्ट देखोगे, एक एक वीडियो देखोगे, तो आपको ये चैप्टर बहुत इजीली समझ में आता जाएगा। करेक्ट। सो नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। माय नेम इज अरविंद भारद्वाज एंड आई एम master in zoology. So let's start the chapter. So let's start with the introduction. तो अगर हम देखें ह्यूमन बॉडी के अगर अंदर हम देखें, दे आर दी थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन। हमारे अंदर तीन तरीके के सेल्स, तीन तरीके के टिश्यू हैं। अगर हम सेल डिवीजन के बेसिस पे अगर हम बात करें, जैसे कि सबसे पहला जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू पाया जाता है वो टिश्यू है आपका लेबाइल टिश्यू। अब क्या मतलब होता है लेबाइल टिश्यू का? लेबाइल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कंटिन्यूअसली, ऐसे टिश्यू जो कॉन्टिन्यूअसली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं हमारी बॉडी में, कॉन्टिन्यूअस डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे स्किन की, तो हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं, जो सबसे ऊपर लेयर होती है वो एपिडर्मिस की होती है। एपिडर्मिस के जो टिश्यू होते हैं वो डेड टिश्यू होते हैं, और वो किससे बनते हैं? हमारे एपिडर्मिस के नीचे वाले जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, नए सेल्स बनाते रहते हैं। अब जब कंटिन्यूअसली ये डिवाइड करते हैं, इसलिए हम उनको लेबाइल टिश्यू कहते हैं। इसके अलावा अगर हम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन या हम अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें, जैसे कि स्टमक की बात करें, तो हमारे स्टमक के अंदर भी जो यहाँ के टिश्यू होते हैं, यहाँ के सेल्स होते हैं, वो कंटिन्यूअसली मरते रहते हैं और नए कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं। तो ऐसे टिश्यू जो कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में डिवाइड कर रहे हैं और बनते जा रहे हैं, उन ऐसे टिश्यू को हम लेबाइल टिश्यू कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, इट इज अ स्टेबल टिश्यू। स्टेबल टिश्यू क्या होते हैं कि ये कंटिन्यूअसली डिवाइड नहीं करते हैं, हमेशा डिवाइड नहीं करते रहते हैं। एक जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि मान लीजिए हमारे पास लिवर है, ठीक है। अब लिवर की अगर हम बात करें तो लिवर के सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारा लिवर कभी खराब हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हमारे लिवर में आ जाती है, तो हमारे जो लिवर के सेल्स हैं वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, वो नया लिवर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए लिवर के जो टिश्यू होते हैं आर स्टेबल टिश्यू, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा लिवर खराब हो रहा है कभी भी इमरजेंसी के कारण, या किसी वजह से हमारा लिवर डैमेज हो गया या खराब हो गया, उस कंडीशन में हमारे लिवर के जो सेल्स हैं वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम अगर हम बात करें किडनी की, तो हमारे किडनी के भी सेल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड नहीं करते हैं। लेकिन इन केस अगर हमारे किडनी का सेल्स या टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो हमारी किडनी के सेल्स भी क्या करना स्टार्ट करते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कंटिन्यूअसली क्या कभी डिवाइड नहीं करते हैं अपनी पूरी लाइफ के अंदर। they can't divide in their whole life. For example, अगर हम एग्जाम्पल बात करें तो न्यूरॉन्स सेल्स कभी डिवाइड नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ परमानेंट टिश्यू, इसलिए हम इनको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ये क्या है, परमानेंट टिश्यू है, करेक्ट। इसके अलावा न्यूरॉन्स के अलावा हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स जो परमानेंट होते हैं, इसके अलावा मसल सेल्स भी कैसे होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं जो कभी डिवाइड नहीं करते हैं। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू
labile tissue, stable tissue and the permanent tissue. Now let's learn about what is the meaning of cell division and why do cell divide. So basically हम सभी को पता है कि all life begins as a single cell. जैसे कि हम ह्यूमंस की बात करते हैं, ठीक है, हम ह्यूमंस के अंदर सबसे हमारा पहला सेल होता है जाइगोट, करेक्ट। अब जाइगोट इज अ फर्स्ट सेल ऑफ अवर बॉडी और वो कैसा होता है, एक सिंगल सेल है। और हम चाहे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, उसकी लाइफ जो स्टार्ट होती है वो हमेशा पहले सेल से होती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं, और जाइगोट हमेशा यूनिसेलुलर होता है। अब हमारी इतनी बड़ी बॉडी अप्रोक्सीमेटली हमारे अंदर 238 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं, तो वो ऐसे तो नहीं बने होंगे, कहीं ना कहीं जो हमारे जो सेल होंगे, जो सिंगल सेल थे हमारे अंदर, उन सिंगल सेल ने क्या किया, डिवीजन किया। मान लो हमारे पास पहला जाइगोट था, इन जाइगोट ने डिवाइड करके दो सेल बनाए, फिर इन्होंने आगे चल के दो सेल बनाए, इस तरीके से हमारे अंदर सेल्स बनते गए और आज हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए। तो यहां पर यही लिखा है कि ऑल लाइफ बिगिन एज अ सिंगल सेल, द डिवीजन ऑफ सेल्स इज अ फंडामेंटल फॉर। अब हमें डिवीजन क्यों कराना है सेल का, पहली चीज ग्रोथ के लिए। देखो हम पहले सिंगल सेल थे, ठीक है, जाइगोट हमारे अंदर बना, हमारे पास सिंगल सेल था। आज हमारी बॉडी में जितनी भी ग्रोथ हुई है ना, हम इतने बड़े हो गए, हम पहले छोटे से थे और छोटे से आज हम इतने एडल्ट हो गए। अब एडल्ट बनने के लिए हमें हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हुई है। अब ग्रोथ होने में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर ग्रोथ होती है, करेक्ट। तो एग्जाम्पल भी आपको दिया रहा है, अ बेबी ग्रोइंग इनटू एडल्ट इज अ एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ। सेकंड, क्यों होता है हमारे अंदर सेल डिवाइड, रिपेयर एंड रिन्यूअल। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स मरते रहते हैं और फिर नए सेल्स बनते रहते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर रिपेयरिंग के लिए अगर कोई भी चीज डैमेज होती है, अगर हमें चोट भी लगती है, इंजर्ड भी होते हैं, तो नए सेल्स हमारे क्या होते हैं, बनते हैं। और नए सेल्स बनते हैं वो भी किसके थ्रू बनते हैं, सेल डिवीजन के थ्रू बनते हैं। तो यहाँ पर साफ लिखा है कि हमारे जो पुराने सेल है उसको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवाइड करता है, जो डैमेज सेल हो चुके हैं उनको फिर से बनाने के लिए हमारा सेल डिवीजन चलता है हमारी बॉडी में। जो डेड सेल्स हैं उनको खत्म करने के लिए, नए सेल्स बनाने के लिए भी हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होता है। सेकंड एंड द थर्ड पॉइंट इज रिप्रोडक्शन। देखो बेसिक सी चीज है, इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इट्स दियर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम किसी भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें, मान लो मैंने एक बैक्टीरिया ले लिया, करेक्ट। अब इस बैक्टीरिया को डिवाइड करना है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसको डिवाइड करना है, इसको रिप्रोड्यूस करना है, अपने जैसे ऑर्ग को बनाना है। तो ये कैसे करता है, ये अपने एक सेल से दो नए डॉटर सेल बना लेगा। ये दो डॉटर सेल बना लिए इन्होंने, करेक्ट। तो इसने रिप्रोडक्शन कर लिया। दिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, एक सिंगल सेल क्या करता है, डिवाइड टू फॉर्म अ टू डॉटर सेल्स। दो डॉटर सेल्स बना लिया और ये दोनों डॉटर सेल्स एक दूसरे, जो पेरेंट्स सेल होगा उसकी जैसा होगा, इसलिए इसको हम क्लोन बोलते हैं। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में गैमेट्स बनते हैं। अब गैमेट्स बनने के लिए भी क्या होता है, हमें रिक्वायरमेंट होता है सेल डिवीजन का, करेक्ट। समझ में आया ये, तो एक बार रिपीट फिर से कर ले रहे हैं। दे आर द थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन, लेवाइल, स्टेबल एंड परमानेंट। लेवाइल के एग्जांपल हैं आपके बोन मैरो के सेल्स, आपके स्किन के सेल्स, आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के सेल्स, ऑल आर लेबाइल टिश्यू। नेक्स्ट इज स्टेबल टिश्यू। स्टेबल टिश्यू वो जो कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब रिक्वायरमेंट होती है उनके डिवीजन की तो वो डिवीजन करते हैं, जैसे कि लिवर, आपका किडनी। देन परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कौन होते हैं, जो कभी भी डिवीजन नहीं करते हैं अपनी पूरी लाइफ के अंदर, जैसे कि आपके न्यूरॉन्स और मसल सेल्स, करेक्ट। लेट्स मूव फर्दर। चलिए अब हम पढ़ते हैं सेल साइकिल के बारे में कि व्हाट इज सेल साइकिल।
ओके सो okay so this is the definition of cell cycle. What is a cell cycle? Cell cycle is the orderly sequence of event a cell goes through as it grow and divide. सेल साइकिल एक सेल साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। मान लीजिए कि कोई एक सेल है, करेक्ट। अब इस सेल को दो नए सेल बनाने हैं, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो भी इवेंट होते हैं, सीक्वेंस में जो इवेंट होते हैं, उसी को हम सेल साइकिल कहते हैं, करेक्ट। जो भी जितने भी सीक्वेंस होंगे उनको कलेक्टिवली हमने क्या बोल दिया है? सेल साइकिल बोल दिया, करेक्ट। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल के अंदर इट टेक्स 24 आवर टू डिवाइड। 24 घंटे लेता है एक सेल ह्यूमंस के अंदर डिवाइड करने के लिए। कितने लेता है? 24 आवर्स। करेक्ट। अगर हम ईस्ट की बात, देखो ये वाला क्वेश्चन आपके नीट में आता है कि ह्यूमन का सेल्स कितने आवर्स लेता है डिवाइड होने के लिए, तो आपको याद रखना ह्यूमन सेल्स टेक 24 आवर्स टू डिवाइड। दूसरा क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट, ईस्ट इट्स अप्रोक्सीमेट टेक्स 90 मिनट टू डिवाइड, करेक्ट। अब अगर हम बात करें सेल के डिवीजन की, तो सेल जो डिवाइड करता है, गिव मी अ फ्यू सेकेंड, ओके। तो अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, ओके, तो सेल डिवीजन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेनली सेल डिवीजन के या सेल साइकिल के दो मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है? दूसरा, देखो पहला होता है प्रिपरेशन फेज, करेक्ट। एंड द सेकंड इज अ एक्चुअल फेज। अब देखो सीधी सी बात है, अगर हम अपने नीट की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इट विल टेक योर 2 years and 3 years। तो हमेशा जो प्रिपरेशन फेज होता है वो बड़ा होता है एक्चुअल फेज से। जैसे कि आपके नीट का एग्जाम मेनली अगर आप देखोगे 3 घंटे का होता है, अब आप उसकी तैयारी कितने सालों तक करते हो? 2 साल, 1 साल तक करते हो। तो हमेशा जो प्रिपरेशन फेज होता है वो ज्यादा कंपेरेटिवली एक्चुअल फेज के ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए सेल डिवीजन के अंदर भी जो प्रिपरेशन फेज होता है वो 23 आवर्स का होता है अप्रोक्सीमेट, and actual phase is only 1 hour। एंड प्रिपरेशन फेज को हम इंटरफेज भी कहते हैं। तो और एक्चुअल फेज को हम बोलते हैं एम फेज। सेल साइकिल के दो पार्ट हैं। सेल साइकिल फर्दर डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स, प्रिपरेशन फेज and the actual phase। So preparation phase is more than the actual phase। Approximately 23 hours will take to prepare a cell to divide, correct। And this is called interphase and actual phase is called M phase, करेक्ट। इतना समझ में आया? तो फिर से रिपीट कर देते हैं। सेल डिवीजन, सेल साइकिल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा इंटरफेस होता है जो कि 23 आवर्स लेता है, और एक हमारा होता है एम फेस जो 1 आवर लेता है। अगर कोई भी सेल अगर डिवाइड कर रहा है, मान लो ह्यूमन का सेल है, अब ह्यूमन का सेल हमने पढ़ा है कि 24 आवर्स लेता है डिवाइड होने के लिए, तो उस 24 आवर में से 23 आवर्स तो सिर्फ
प्रिपरेशन फेज होगा और 1 आवर कैसा होगा, एक्चुअल फेज होगा। समझ में आ गया? चलिए आगे फर्दर चलते हैं। देखो यहां पर भी यही लिखा हुआ है, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे कि interphase the longest phase and this is the period of growth and DNA replication, correct? That's why it is called preparation stage। एंड अगर हम बात करें एम फेज की, तो एम फेज को हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं और ये बहुत शॉर्टर फेज होता है। एंड दिस इज द पीरियड ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन। यही वो फेज है जिसमें कोई एक सेल दो डॉटर सेल्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। इससे पहले जो भी फेज आता है वो फेज हमारा इंटरफेज कहलाता है या प्रिपरेशन फेज कहलाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो ये हमने डिवाइड कर रखा है दोनों को। phases of cell cycle, you know very well, there are the two phases of cell cycle, interphase and M phase। सो सेल साइकिल के दो फेज होते हैं, ये हमने देखा, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं और एम फेज को हम माइटोसिस फेज भी कहते हैं। अब देखो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी इंटरफेज में और एम फेज में। अगर हम इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज इज रिप्रेजेंट फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। मतलब अगर हम इससे समझने की कोशिश करें, तो देखो इंटरफेज के तीन पार्ट होता है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, करेक्ट? जब भी हमारा सेल डिवाइड करता है तो हमारा सेल एक्चुअल सेल डिवीजन होता है एम फेज में। तो जो एक सेल के बाद दूसरे सेल का जो डिवीजन है उसके बीच का जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड इंटरफेज। इसी फेज को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज कहते हैं। दो सेल का जो सक्सेसिव डिवीजन होता है उनके बीच का जो पार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं इंटरफेज कहते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें इंटरफेज की तो इंटरफेज टेक 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। मतलब 95% अगर ड्यूरेशन जो है वो सिर्फ इंटरफेज का होता है, एम फेज का नहीं होता। ओनली एम फेज टेक 5% ऑफ द सेल साइकिल, करेक्ट? नेक्स्ट, सेल, अगर हम इंटरफेज में देखें तो इंटरफेज में क्या क्या होगा, सेल की ग्रोथ होगी, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, करेक्ट? और सेल प्रिपेयर टू डिवाइड, सेल क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा डिवाइड होने का। अगर हम सेल ग्रोथ की बात करें तो सेल ग्रोथ होता है G1 फेज में। एस फेज जिसको हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। वो अभी हम आगे देखने वाले हैं किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेट करता है, कैसे डीएनए एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम या अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम को क्या कैसे करता है, डबल करता है। G2 फेज में भी कुछ चीजों का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, वो भी हम समझेंगे। अगर हम एम फेज की बात करें, एम फेज इज अ एक्चुअल सेल डिवीजन, करेक्ट? एंड एम फेज हैव 4 मेन पार्ट्स। अगर हम बहुत अच्छे से और देखें तो एम फेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा कैरियोकाइनेसिस, और एक होता है हमारा साइटोकाइनेसिस। देखो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस कोल्ड, मान लो ये कोई सेल है, सेल का न्यूक्लियस है यहां पर, और न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है हमारा, ये डीएनए है, क्रोमोसोम है, करेक्ट? कैरियोकाइनेसिस का मतलब, कैरियो मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। जब कैरियोकाइनेसिस फेज होता है तब हमारा जो डीएनए, जो हमारा सेल है, वो उस सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। और जब साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन,
तो यहां पर क्या होगा, ये सेल टूट जाएंगे दो पार्ट में और साइटोप्लाज्म अलग अलग हो जाएगा और दो नए सेल बन जाएंगे। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो एम फेज के दो फेज है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, करेक्ट। और लास्ट वाला साइटोकाइनेसिस जिसमें हमारे साइटोप्लाज्म का क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, करेक्ट। तो ये पूरा हम पढ़ने वाले कि किस तरीके से सेल डिवाइड करता है, कैरियोकाइनेसिस में कैसे सेल डिवाइड करता है, साइटोकाइनेसिस में कैसे सेल डिवाइड करता है, करेक्ट। यहां पर साफ लिखा है कि इट स्टार्ट विद द कैरियोकाइनेसिस। अभी बताया मैंने कि एक सेल है, इसका सबसे पहले न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा, दो पार्ट, दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, करेक्ट। एंड दिस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन। एंड एंड्स विद द साइटोकाइनेसिस, मतलब हमारा जो साइटोप्लाज्म है उसका भी क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कहते हैं। ये पूरा हम फेजेस सेल साइकिल में पढ़ने वाले हैं, करेक्ट। चलिए लेट्स मूव टू दी अनदर स्लाइड। देखो, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं इस पूरी साइकिल का, तो ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे। तो देखो, एक ग्राफ बनाता हूं, ये मान लो पूरा सेल साइकिल का ग्राफ है। अब इस ग्राफ के अंदर इतना सा जो फेज है, दिस फेज इज कॉल्ड एम फेज, करेक्ट। बाकी का यहां से लेकर यहां तक का फेज जो कहलाता है वो है आपका इंटरफेस। अब इंटरफेस को भी हमने क्या किया, तीन पार्ट में डिवाइड किया। एक फेज ये, पहला फेज ये, दूसरा फेज ये और तीसरा फेज। जो पहला फेज होता है किसी भी सेल साइकिल का या इंटरफेज का, उसको हम बोलते हैं G1 फेज। G1 फेज के तुरंत बाद आ जाता है एस फेज, और एस फेज के बाद में आता है G2 फेज, और G2 फेज के बाद में आपका आता है एम फेज। अब एम फेज में भी मैंने आपको बताया कि चार फेज होते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। पहले ये आप एक ओवरव्यू देख लो कि किस तरीके से काम करता है, किस तरीके के डिवीजन होते हैं किसी भी सेल साइकिल के अंदर। इंटरफेस के तीन पार्ट हैं, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम कि G1 फेज क्या है, एस फेज क्या है और G2 फेज क्या है। देखो, बात करते हैं सबसे पहले हम G1 फेज की। तो G1 फेज इट इज अ इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कहना यह चाह रहा है कि अभी हमने जो ग्राफ बनाया, तो उस ग्राफ के अंदर अगर हम देखें तो ये वाला जो फेज, जो एम फेज कहलाता है, इसके अंदर माइटोसिस होती है। इस माइटोसिस के बीच में क्या होता है, G1 फेज होता है, और ये आपका एस फेज होता है। तो G1 फेज जो है वो किसके बीच में आ रहा है, एम फेज के बीच में, और एस फेज के फेज में आ रहा है। एस फेज के अंदर होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, मतलब आपका जो डीएनए है वो रेप्लिकेट कर जाएगा, अपनी एक नई कॉपी बना लेगा एस फेज के अंदर, और एम फेज में डिवाइड करता है। तो G1 किसके बीच में आ रहा है, एम फेज और एस फेज के बीच में आ रहा है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रो कंटिन्यूसली। सेल के अंदर मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है और सेल के अंदर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। अगर मान लो कोई सेल बहुत छोटा सा है, वो धीरे धीरे क्या करेगा, ये मान लो छोटा सेल है एक, ये छोटा सेल है, ये धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रो करेगा और थोड़ा अपने साइज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। थर्ड, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल डुप्लीकेट। ये इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी या नीट के हिसाब से, कि सेल ऑर्गेनेली, जितने भी सेल ऑर्गेनेली है, मोस्टली सेल ऑर्गेनेली कहां रेप्लिकेट कर जाते हैं, G1 फेज के अंदर। अब आ जाते हैं हम एस फेज के अंदर।
ज्यादा बड़ा